सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं कुछ दिन पहले पारिश काउंसिल, पास्टरल काउंसिल और अन्य जो काउंसिल्स है, संगठन जो हमारा कलीसिया में चलता है, क्यों इन काउंसिल्स है, उनका क्या कार्य है, इसके विषय में मैंने थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताया था जल्दी। उसको देखने के बाद 2-3 लोगों का फ़ोन मुझे आया और कई लोग व्हाट्सएप में भी मुझसे मैसेज डाला। और एक भाई बहुत आग्रह के साथ मुझसे ये आग्रह किया है, केवल पारिश काउंसिल के विषय में थोड़ा बताइए, क्योंकि चर्चों में पारिश काउंसिल सही नहीं चल रहा है, ताकि हम लोग जो पारिश काउंसिल का मेंबर्स है, हम लोग समझ सके ये काउंसिल क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम लोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके विषय में। तो आज का ये क्लास मैं केवल पारिश काउंसिल के विषय में ले रहा हूं। इसलिए कैथोलिक के जितने भी लोग हैं, मैं आग्रह करूंगा इस क्लास को अधिक से अधिक कैथोलिक लोगों को थोड़ा भेजने का कष्ट करें, पुरोहितों को भेजने का। डायसिस में अगर जो बिशप्स है वो लोग सब जानते हैं, फिर भी इस क्लास के द्वारा लोगों को मैं थोड़ा सतर्क करना चाहता हूं, क्योंकि कई लोग कई कहानियां मुझे बताया, और मेरे जो सुसमाचार प्रचार के लिए मैं कई जगहों पर जाते रहता हूं, वहां क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है भी मुझे मालूम है। मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कुछ पारिश काउंसिल उस धर्म प्रांत का बिशप को उनके चर्च में घुसने नहीं दिया। पारिश काउंसिल, हम लोग 5 लोग जो निर्णय करेगा वही होगा, इस प्रकार का निर्णय करने वाला। और एक भाई ने मुझसे मैसेज डाला है, उनके वहां पर किसी का शादी होना था, इन पंचों ने शादी होने के लिए मना किया, और पल्ली पुरोहित भी चाह रहा था शादी हो, क्योंकि उन लोगों ने क्लास सब अटेंड किया था, सब कुछ अटेंड किया। कुछ कारण बोल करके इन पंचों ने, इन पारिश काउंसिल के इन सदस्यों ने वहां पर पारिश में शादी होने नहीं देना। ये सब बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि पारिश काउंसिल क्या है, क्यों है, इसका ड्यूटी क्या है, इसमें मेंबर्स कौन होना चाहिए, ये सब ना जानने के कारण ये सब होता है। मैं सबसे पहले ये बोल करके दूंगा, एक पारिश का एडमिनिस्ट्रेटर या जो शेपर्ड, चरवाहा, उस पारिश का पारिश प्रीस्ट है पल्ली पुरोहित। पूर्ण रूप से उस पल्ली को चलाने का अधिकार बिशप से एक पल्ली पुरोहित को मिला है। सबसे पहले हमारे मन में ये रखना है, एक पल्ली पुरोहित को, चर्च को, उस चर्च का जो भेड़ों को चराने का अधिकार पास्टर के रूप में उन्हें मिला हुआ है। ये ईसा मसीह से मिला हुआ वो अधिकार का साथी है, इसलिए उसमें हम लोग कोई कमी, कोई ये नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये मसीह से मिला हुआ अधिकार है।
अभी पास्टरल काउंसिल, सॉरी पारिश पास्टरल काउंसिल, पीपीसी कहते हैं, पारिश पास्टरल काउंसिल। पुराने समय पर केवल पारिश काउंसिल बोलता था, इसके बाद पारिश पास्टरल काउंसिल। एक पास्टरल काउंसिल भी है, डायोसीन पास्टरल काउंसिल भी है, धर्म प्रांत के कार्यों के लिए। लेकिन आज हम लोग केवल पल्ली जो स्तर का जो पारिश काउंसिल है, या हम लोग कैथोलिक सभा कई जगह पर बोलते हैं उसको, पंचों के विषय में बोलते हैं कुछ लोग मेंबर्स को, तो उसके विषय में आज हम लोग सुनेंगे। अभी ये पल्ली परिषद, ये जो पारिश काउंसिल या कैथोलिक सभा जो जैसे कहते हैं, क्यों है, उसका एक ही लक्ष्य है, वो एक एडवाइजरी कमेटी हम बोल सकता है पारिश प्रीस्ट के लिए। पारिश प्रीस्ट जो चरवाहा है, जो शेपर्ड है, उनको मदद करने वाला, उनको एडवाइस देने वाला एक कमेटी बोल सकता है। तो इस कमेटी का लक्ष्य एक 3-fold लक्ष्य सेकंड वेटिकन काउंसिल से लेकर के कई इसके बाद दस्तावेज आया हुआ है, कैनन लॉ बना हुआ है इसके विषय में। इसमें सब में 3-fold लक्ष्य लिखा हुआ है। सबसे पहले उस कलीसिया की जरूरतों को देखना, लोगों की जरूरतों को देखना, उसके ऊपर स्टडी करना। इसके बाद उसके लिए हम क्या कर सकता है इसके विषय में चर्चा करना, और उसके विषय में पुरोहित को बताना। हाँ, हम लोगों के चर्च में देखो, चर्च पेंटिंग कर करके काफी टाइम हो गया, इसको अभी पेंटिंग करना चाहिए। पल्ली पुरोहित के अनुमति से जो पारिश काउंसिल बिठाना चाहिए, वहां इसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। कौन सा पेंट किससे करवाना है, कितना इसके लिए पैसा खर्च होगा, उसके लिए पैसा कहां से लाएगा, ये सब चर्चा करने के लिए एक कमेटी है। मान लो एक रिट्रीट चलाना है, एक वार्षिक रिट्रीट, एनुअल कन्वेंशन चलाना है। उस समय पर पल्ली पुरोहित से मिल करके मीटिंग बिठाना है। इसके बाद वहां पर चर्चा करना है, कौन से समय पर हम लोगों को बाइबल कन्वेंशन रखना है, कौन से टीम को बुलाना है प्रीचिंग के लिए, उस समय पर क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कमेटियां होना चाहिए, ये सब निर्णय करना, वहां बैठ करके निर्णय करने के लिए। इस प्रकार का एक एडवाइजरी कमेटी हम बोल सकता है ये पारिश कमेटी। हमारा देश जैसे डेमोक्रेसी है, जनाधिपत्य जो कहते हैं, उसी प्रकार हमारे कैथोलिक चर्च में भी डेमोक्रेसी चलता है, ब्यूरोक्रेसी नहीं। कहीं ऐसा ना हो पुरोहित अपना मर्जी का सब कुछ चला रहा है, लोगों के हित में नहीं, और जो लोगों को जरूरत है वो नहीं हो रहा हो, अपना मर्जी से है। इस ऐसा ब्यूरोक्रेसी ना हो, इसके लिए कलीसिया में एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में इस कमेटी को रूप दिया है। वतिकन सेकंड में हमें मालूम है 1965 में वतिकन सेकंड में एक बिशप्स के लिए एक डिक्री बनाया था, क्रिस्तुस डोमिनोस बोल करके, क्रिस्तुस डोमिनोस बिशप्स के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब नियम सब बनाने के लिए। उसमें पारा 27 में डायोसीन पास्टरल काउंसिल और पारिश पास्टरल काउंसिल को बनाने का, और उसका जो 3-fold पर्पस मैंने जो कहा था अभी, 3 लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ उसको बनाने के विषय में वहां पर एक डिक्री पारित किया था। और कैनन लॉ कलीसिया का जो कैनन लॉ है 511 में, 536 में और 519, 529, 515,
इन कैनन लॉ में सब में इसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर एक पैरिश प्रीस्ट का रोल, प्रिशप का रोल, एक लेमैन का रोल, पैरिश काउंसिल का रोल, पैरिश जो काउंसिल क्या करना है, कैसे नियुक्त करना है, वो भी मैं बताता हूं। ये बिशप के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये इसका मतलब हर एक डायसिस का एक नियम बनाना है, कौन सा पैरिश में पैरिश काउंसिल होना है नहीं होना। एक हाल ही में मैं कहीं रेडिट के लिए गया हुआ था, वहां पर पहुंचा तो वहां केवल बपतिस्मा प्राप्त जो कैथोलिक बोल सकने के लिए एक ही परिवार था, एक ही फैमिली था। तो वहां पर मेरे से एक सवाल उठाया, अभी पैरिश काउंसिल का सदस्यों से मुझे बात करना था, तो प्रीस्ट ने यही बोला यहां पर केवल एक ही प्रीस्ट है, सॉरी एक ही कैथोलिक परिवार है, तो पैरिश काउंसिल बोल करके हम लोग जो क्रिस्तु भक्त लोग हैं उनको भी रखा है करके। एक्चुअली ये अनुवदनीय नहीं है। सेवा दल हम बोल सकता है। यदि पैरिश काउंसिल बोलना है उसके लिए कुछ मैं आगे बताऊंगा, कैसे गठित करना है, कैसे होना है। उसमें बपतिस्मा प्राप्त लोग होना जरूरी है, 18 साल से ऊपर वाला व्यक्ति होना जरूरी है, जो क्रिश्चियन नियम के अनुसार, इसका मतलब हर इतवार को चर्च आने वाला, नियमित रूप से संस्कारों को ग्रहण करने वाला, पाप स्वीकार करने वाला, ऐसे लोग, और चर्च के प्रति जो समर्पित भक्ति वाला, ऐसे लोग चुन करके आना जरूरी है। उनका जीवन कलीसिया के लिए उदाहरण होना जरूरी है। तो कलीसिया में चुनने वाला सबसे पहले वो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति होना जरूरी है। तो वहां पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है उस पारिश में पारिश काउंसिल नहीं हो सकता, लेकिन पारिश का एक सेवा दल को फॉर्म अप कर सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है। मैंने यही कहा, और उनको उस दिन काफी लोग आए थे उनके जो क्लास के लिए, उनके जो पारिश काउंसिल मतलब जो सेवा कलीसिया के लिए जो सेवा देने वाले लोग, उन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, लेकिन क्रिस्त विश्वासी नियमित रूप से हर इतवार को आने वाले। मैंने स्वयं देखा, एक संडे में वहाँ प्रीचिंग भी किया था, बहुत बढ़ चढ़ के बहुत लोग वहाँ पर आते हैं और प्रार्थना में सब में, तो उनको ये क्लास लेकर के थे। तो हम लोग उसको पारिश काउंसिल नहीं बल्कि कलीसिया का, चर्च का एक सेवा दल के रूप में रखना जरूरी है, क्योंकि बिशप से अनुमति जरूरी है। सबसे पहले जिस चर्च के अंदर पारिश काउंसिल्स जो शुरू कर रहा है, और हर वर्ष अगर चुनना, वो भी बिशप के ऊपर है, कितना वर्ष के लिए एक बार चुन करके आया, वे लोग कितना बार कर सकता है, ये सब डायसिस के नियम के अनुसार है। उसके लिए सेंट्रली कैनन लॉ के अंदर नहीं दिया। कैनन लॉ में एक ही शब्द ये लिख करके दिया है, बिशप के अनुमति के साथ, बिशप के आग्रह के अनुसार उसका कितना मेंबर्स होना है, कितना समय के लिए होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब डायसिस लेवल में एक नियम बना करके ही होता है। वो डायसिसन पास्टरल काउंसिल इसके लिए होता है, इस प्रकार का नियम बनने के लिए। और कैनन लॉ 511 में ये पास्टरल काउंसिल के विषय में लिखा हुआ है, उसका क्या जरूरत है, सब लिखा हुआ है। 536 के अंदर एक साफ साफ एक नियम, अभी इससे ध्यान से थोड़ा और सुनना। ये जो पास्टरल काउंसिल का, जो पारिश काउंसिल का जो मेंबर्स को जो चुनता है, मैंने बोला है बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति होना है, 18 साल से ऊपर होना है। इसका मतलब कई बार यूथ मेंबर्स को इसका सदस्य बनाता है। यदि वो व्यक्ति 18 साल के ऊपर का नहीं है, वो व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता है। यूथ रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा 18 साल के ऊपर होना चाहिए। कितना मेंबर्स होना चाहिए वो भी बिशप के ऊपर है। उस कलीसिया में, उस चर्च का कितना टोटल मेंबर्स है, टोटल फैमिलीज है, कितना एरियाज में वो डिवाइडेड है, उसके अनुसार
10 हो सकता है, 12 हो सकता है, और कुछ लोग तो एक्स ऑफिशियो, जैसे वहां पर एक सिस्टर गणों का कॉन्वेंट है, एक सिस्टर रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं एक्स ऑफिशियो के रूप में, वो इलेक्शन में रह करके चुन करके आने की जरूरत नहीं, ये पारिश प्रीस्ट उसको नियुक्त कर सकता है। ब्रदर्स है उनको नियुक्त कर सकता है। तो और जो पुराने कैथोलिक सभा का जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट तो पारिश प्रीस्ट ही है, जो सेक्रेटरी है उनको या अन्य कोई सदस्यों को अगर नियुक्त करना है ये भी नियुक्त कर सकते हैं। और हर वार्ड का, एरिया का जो चुने हुए व्यक्ति होना चाहिए, उस एरिया का अच्छे व्यक्ति जो अपने जीवन का उदाहरण देने वाला, नशा पी करके पड़े रहने वाला और चर्च में कभी कभी आने वाला, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से चर्च में आने वाला, चर्च के लिए समर्पित व्यक्ति होना चाहिए और संस्कारों को नियमित रूप से ग्रहण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को इसका सदस्य बनना है। और कैनन लॉ 536 में जो लिखा हुआ जो बात है, जो फादर, जो पुरोहित है, वो पास्टर काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा। पुरोहित अध्यक्ष है और बाकी सब मेंबर्स है, सेक्रेटरी हो सकता है, ऐसा जो है। इसका मतलब प्रिसाइडिंग करेगा पुरोहित के अध्यक्षता में। जब तक वो पल्ली पुरोहित पारिश काउंसिल को नहीं बुलाएंगे, कोई भी अन्य व्यक्ति पारिश काउंसिल नहीं बुला सकता, वो नियम के विरुद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट निकाल सकता है। दूसरी बात, कितना मेंबर्स होना है, ये डायसिस के अनुसार बिशप के अनुमति से इसको शुरू करना है। और इसका पारिश के जो आत्मिक और भौतिक कार्यों में मदद करने वाला, इनको इस पारिश काउंसिल का जो मेंबर्स को भी काम करने वाला लोग बोलते हैं। काम करने वाला अर्थात मान लो वहां पर एक फीस्ट को मनाना है, उसके लिए जो जरूरत है, इन लोग काम करने वाला है। अगर 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए चुन करके आते, 3 वर्ष उस कलीसिया के लिए काम कर करके देने वाला, वहां बैठ करके नियम बनाने वाला नहीं, ये गलत है। वहां काम करने के लिए मैं तैयार हूं, इस प्रकार है। और अच्छे से अच्छे वो कार्य को करने के लिए क्या पॉइंट है, वो पारिश काउंसिल में उसको रख करके पारित करना जरूरी है। या वहां पर किसी 2 भागों में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो पारिश प्रीस्ट जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्शन करवा सकता है, उसके ऊपर वोटिंग करवा सकता है। वोटिंग में ज्यादा लोग किस पक्ष में हैं उसको स्वीकार कर भी सकता है। ये ऊपर है, पारिश प्रीस्ट के ऊपर निर्णय करने का पूर्ण रूप से है। हम केवल बोल सकता है, हम केवल सुझाव देने वाला व्यक्ति है और हमें एक वोट का अधिकार भी है। क्या करना, अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, उसका विरुद्ध चलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो वहां पर निर्णय कर करके डिसीजन हुआ, उसके अनुसार हमें सेवा देना जरूरी है। 1997 में 1997 में एक इसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन निकाला था, कॉन्ग्रीगेशन फॉर द क्लर्जी एंड 7 अदर डिसेक्टरीज बोल करके एक इंस्ट्रक्शन निकाला था। वहां पर इस 1997 तक कई क्वेश्चन उठ करके आया इस पारिश काउंसिल, क्योंकि पारिश काउंसिल अपना मर्जी से कई जगह पर मैंने बोला ना, पारिश काउंसिल मिलकर के बिशप को चर्च के अंदर आने नहीं दे रहा है। वो कितना बड़ा गलती कर रहा है, कितना बड़ा गलती। किसी फादर को अर्पित करने नहीं दे रहे। बिशप ने जिसको पारिश प्रीस्ट के रूप में नियुक्त किया, हाँ कुछ उसके प्रति आपत्ति है, आप आपत्ति बिशप को जाकर के बताइए, लेकिन इसके पीछे इस प्रकार का कार्रवाई करने का किसी पारिश काउंसिल पंच को अधिकार नहीं है। तो कोई क्वेश्चन ऐसे उठा, इसका मतलब पारिश काउंसिल के कारण
जो पल्ली पुरोहित का जो अधिकार है वो खत्म हुआ। अभी पारिश काउंसिल पल्ली को चलाएगा, क्योंकि पारिश प्रीस्ट 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए आया चले जाने वाला है। यहाँ का मेंबर्स वो परमानेंट है, हम लोग चर्च को चलाएंगे, पारिश प्रीस्ट हम जो बोलेगा वो चलना। ये गलत विचार, पारिश कमेटी का ये उद्देश्य नहीं है। इसका उत्तर 1997 का इस इंस्ट्रक्शन में साफ साफ बता करके दिया। आर्टिकल 5 और 3 इसके अंदर पारिश प्रीस्ट वो प्रेसिडेंट है, वो केवल उनके अनुमति से ही पारिश काउंसिल को बुला सकता है। यदि वो नहीं चाहता तो नहीं बुलाना है। और जब जरूरत पड़ेगा और हर महीने में बुलाया जाता है, हाँ, तो पारिश प्रीस्ट इस सभा को बुला सकता है। यदि पारिश प्रीस्ट किसी काउंसिल में उपस्थित नहीं है, वहां पर सभा वैलिड नहीं है, वो नल एंड वॉइड है, इनवैलिड है। वहां लेने वाला डिसीजन सब नल एंड वॉइड लगा है, वो माननीय नहीं है, इनवैलिड है। पारिश प्रीस्ट के अध्यक्षता में लेने वाला निर्णय पारिश प्रीस्ट की अनुमति के द्वारा केवल सदस्य लोग सुझाव देने वाला है, और जो डिसीजन हुआ उसको कार्य करने वाला, काम करने वाला मेंबर्स है। और पुरोहित के अनुमति के बगैर चाहे कोई भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन इनवैलिड है, नल एंड वॉइड, ये शब्द है, नल एंड वॉइड, उसको माननीय नहीं है। वही एक भाई बोल रहा था, किसी का शादी इन कमेटी का मेंबर्स ने रुकवाया करके, पारिश प्रीस्ट मांग रहा था, चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने नहीं। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अनुमति किसी भी मेंबर्स को नहीं है। पंच, वो पंच बनकर के, एक मेंबर बनकर के, एक लेटी बनकर के रहना है। वो केवल सुझाव देने वाला है, निर्णय पूरे काउंसिल बैठ करके निर्णय करता है। इसलिए अगर बड़ा पारिश है, कम से कम 12 से 15 लोग इसका सदस्य बनना, हर क्षेत्र से उसमें एक एक मेंबर हो, और ऐसे ऐसे लोग उसके अंदर होना है। और किसी में डाउट है, और जो विवाह का तो चर्च के अंदर कम से कम 3 बार पुकार होता है, और पुकार में यही बोला जाता है, यदि इसमें कोई रुकावट है, ये पहले आकर के उसका ऐसा बोलने से नहीं, विथ प्रूफ पुरोहित को बोलना जरूरी है। विथ प्रूफ वो कोई भी कर सकता है, केवल पल्ली परिषद का मेंबर्स नहीं, पारिश काउंसिल का ही मेंबर्स नहीं, पल्ली के किसी भी सदस्य चर्च के लिए कुछ भी। इसलिए चर्च में केरल साइड में 2 बार पब्लिक मीटिंग भी होता है, पूरे पारिश का 2 बार, हाफ ईयर में एक वार्षिक पब्लिक का एक मीटिंग होता है। हर महीने में पारिश काउंसिल का मीटिंग, और कोई इमरजेंसी है, कुछ और अन्य कार्य के लिए है, फिर से बुलाया जा सकता है पारिश का प्रीस्ट के अनुमति से। 2002 के एक इंस्ट्रक्शन में, उस इंस्ट्रक्शन है सेक्रेड कॉन्ग्रीगेशन फॉर द क्लर्जी, सेक्रेड कॉन्ग्रीगेशन फॉर द क्लर्जी, उसी के अंदर पास्टरल एक्टिविटी वो करने के लिए, पास्टरल काउंसिल का मेंबर बनने के लिए बपतिस्मा प्राप्त जो ले पर्सन है मेंबर बन सकता है, और कलीसिया के नियम के अनुसार जीने वाला, कलीसिया के प्रति समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। उन्हें पारिश प्रीस्ट के साथ मिलकर के काम करने का अनुमति है। 2002 में इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेक्रेड कॉन्ग्रीगेशन फॉर द क्लर्जी, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो मेंबर्स है प्रीस्ट के साथ मिलकर कार्य करने के लिए। इसका मतलब बार बार ये नियम मुझे कई जगह पर पढ़ने के लिए मिला। केवल
मेंबर्स पारिश प्रीस्ट को एडवाइस कर सकता है, चाहे तो प्रीस्ट वोटिंग करवा सकता है या फाइनल डिसीजन भी वो ले सकता है। उसका विरुद्ध में कोई मेंबर्स कुछ नहीं बोल सकता। अगर वोटिंग वो कराना चाहता है तो वोटिंग करा सकता है। केवल मेंबर्स एडवाइस कर सकता है पारिश प्रीस्ट को पास्टरल मैटर में। और इसलिए इस मेंबर्स में उसके अंदर 2002 का इंस्ट्रक्शन के अंदर इसीलिए जो एबल लोगों को, ज्ञानी लोगों को, अच्छे जीवन जीने वाले लोगों को इसका मेंबर बनाना है करके इसलिए नियम भी दिया हुआ है। हर एक पारिश मेंबर्स को अपने चर्च के लिए कोई भी ओपिनियन जो बोलना है वो आप बोल सकता है और पारिश प्रीस्ट के अनुमति से ही वो कार्य होगा। दूसरा, जो चुनने वाला व्यक्ति हर एक मीटिंग में भाग लेना जरूरी है। वो भी डायसिस निर्णय करेगा। अगर लगातार कितना मीटिंग में अनुपस्थित रहने से उनकी जगह पर दूसरे को चुन भी सकता है। अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई कारण से मीटिंग में भाग नहीं ले रहा है उनको पल्ली पुरोहित से अनुमति लेना जरूरी है। और वहां चलने वाला डिस्कशन में भाग लेने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। कई लोग है आकर के चुपचाप आकर के बैठता है, कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं बोलता। ऐसा लोग पारिश कमेटी का मेंबर नहीं है, नहीं होना चाहिए। अपना पॉइंट रखने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। इसलिए 18 साल के ऊपर वाले को इसलिए रखा है। उनको निर्णय करने का, कुछ डिसीजन करने का, कुछ वोटिंग करने का अधिकार वहां पर मिलता है। और इसके बाद वहां जो भी काम बांटा जाता है उसको करने वाला व्यक्ति होना जरूरी है। यह सब कैनन लॉ और पल्ली के जो नियमावली जो बनाएगा उसके अंदर होना जरूरी है। कितना मेंबर्स इस पल्ली में पारिश काउंसिल का मेंबर होना है, पल्ली परिषद का मेंबर होना है, ये निर्णय करने का, और वो क्या क्या ड्यूटी करेगा, मीटिंग्स कब है, ये सब निर्णय डायसेशन लेवल में कर करके हर पारिश में आना चाहिए। वटिकन सेकंड का डिक्री के अनुसार जो ले पर्सन का जो अपोस्टलेट है उसका पैराग्राफ 26 के अंदर साफ साफ लिख करके दिया हुआ है। वटिकन काउंसिल का सेकंड वेटिकन काउंसिल पैराग्राफ 26 में एक पारिश पास्टरल काउंसिल में पीपीसी का क्या जरूरत है, उन लोग क्या करना है, यह सब वहां पर दिया हुआ है। पारिश काउंसिल का मेंबर्स करवाने वाला नहीं, करने वाला, डूअर्स, ये शब्द को इसका अंदर लिखा हुआ है। पारिश के लिए काम करने वाला लोग है वे। कैनन लॉ 515.1 में एक लेटी अपने चर्च के लिए क्या क्या काम कर सकता है, पारिश काउंसिल का मेंबर बन करके या अन्यथा भी, इसका वहां पर कैनन लॉ में लिखा हुआ है। कैनन लॉ 536 के अंदर पारिश पास्टरल काउंसिल का जो घटने के बाद क्या क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअल और जो आध्यात्मिक और भौतिक कार्य ये करा सकता है, ये लिखा हुआ है। और कितना समय के लिए ये डायसिस का निर्णय है ये भी लिखा हुआ मिलेगा। कैनन लॉ 519 में और 29 के अंदर और भी अच्छी तरह इसके विषय में लिखा हुआ है। पारिश पास्टरल काउंसिल में उसका जो हेड है वो पारिश प्रीस्ट होगा, वो शेपर्ड है, वो पारिश को चलाने का पूर्ण दायित्व पारिश प्रीस्ट को है और उनका सहायता करने के लिए केवल पारिश काउंसिल है। इसको कैनन लॉ 519 एंड 29 के द्वारा बता कर दिया। और बिशप से प्राप्त अधिकार के साथ वो जो प्रीस्ट है ईसा मसीह का जो 3 कार्य वो अपने पारिश में करते हैं, टीचिंग का, सांक्ति मतलब पवित्रीकरण का, और जो चलाने का, किंग का, गवर्निंग,
ये तीनों काम करने के लिए वो पारिश प्रीस्ट सक्षम है। यही करना है। एक प्रीस्ट को थ्री फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ ए प्रीस्ट, वो थ्री फोल्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट है। वो नबी का कार्य अर्थात टीचिंग, सिखाने वाला व्यक्ति बनना है। वो दूसरों को पवित्रीकरण करने का, मिस्सा बलिदान के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, संस्कारिका साक्रमेंट एंड साक्रमेंटल के द्वारा कलीसिया के पवित्रीकरण का कार्य करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, गवर्निंग, वो राजा का कार्य, ये ईसा मसीह को थ्री फोल्ड कार्य करने का अधिकार बिशप से पारिश प्रीस्ट को मिला है। वो उसके लिए सक्षम है और पारिश काउंसिल उनकी मदद करने वाला व्यक्ति है। वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई व्यक्ति उसके लिए तैयार होकर के आगे बढ़ता है। उनका नाम है पारिश काउंसिल का व्यक्ति। और यदि पारिश प्रीस्ट के विरुद्ध में कोई जाता है या अपने मर्जी से किसी काउंसिल को बुला करके मीटिंग रखना, ये सब वो व्यक्ति का एक्सकम्युनिकेशन का, कलीसिया से निकालने का एक कारण बन सकता है। मेरे विचार में मैंने काफ़ी बातें एक पारिश काउंसिल के लिए ज़रूरत है उसको बताया। यदि किसी को और भी कोई डाउट है, आप व्हाट्सएप में मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे विचार में क्लास इतना काफ़ी है, आप मुझे संपर्क कर सकता है, पूछ सकता है। जितना हो सके मैं आपका मदद करूँगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। एक पारिश पास्टरल काउंसिल सदस्य बनकर के कलीसिया की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा, कलीसिया को सिखाना, कैटेकिज्म में मदद करना, मिस्सा में मदद करना, अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में मदद करना, उसका आयोजन करवाना, आर्थिक ज़रूरतों में मदद करना और कलीसिया का जो भी ज़रूरत है, छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, उसमें मदद करना। जो विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं उनके तैयार करके पहले से उसके लिए तैयारी करना, मृतक लोगों का जो दफन विधि में मदद करना, बच्चों का कैटेकिज्म समय पर हो, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, विवाह का क्लास, ये सब में एक ले पर्सन मदद कर सकता है। हम निर्णय करें इस प्रकार कलीसिया का सेवा करने का, कलीसिया के साथ जुड़ करके, कलीसिया पुरोहित के साथ जुड़ करके हम ये सेवा करेंगे। प्रभु आप सबों को पवित्र आत्मा से भर दे और शक्ति सामर्थ्य से भर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।